हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी विषय पर आधारित है। पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है जो कथन और कारण पर आधारित है कि पहला कथन है कि प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। दूसरा है उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, किसकी व्याख्या सही कर रहा है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि बी ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। उप प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं है। समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है और इस प्रकार दो कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन आर ए की जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, जिसमें पहला है कि मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित उपबंध नहीं थे। दूसरा है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों को संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका जो कूट के आधार पर चयन करना है केवल सही कौन सा है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो प्रशासनिक अधिकरण है वो मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। तो पहला कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है। दूसरा है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों को जोड़ा गया है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकरणों को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान में भाग 14, ठीक है, 14 का जोड़ा गया था और इसके लिए अनुच्छेद 323 का निर्धारित है, ठीक है। तो ये है 323 का निर्धारित है और भाग 14 का जोड़ा गया था, ठीक है। और इसलिए एक और है 323 का और 323 बा, मतलब 323 ए और बी जोड़े गए थे 1976 संवैधानिक संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसलिए इसका केवल कथन जो सही है वो आपका केवल एक है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय वन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा। तो इसका सही जो आंसर है, क्योंकि भारत में जो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उन्हें ही लोक सेवाएं कहा जाता है। और अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, मतलब कि अखिल भारत लोक सेवाओं को 3 भागों में बांटा गया है: अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं वह होती हैं जो राज्य और केंद्र सरकार में समान होती हैं, और वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं केवल 3 हैं। मतलब अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनकी संख्या जो है वो 3 है। पहली जो है उसे कहते हैं IAS, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, और दूसरी है IPS, भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरी है भारतीय वन सेवा, मतलब IFS। तो 3 प्रकार की सेवाएं जो हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसलिए जो विदेश सेवा है बी ऑप्शन, ठीक है, वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित है? ऑप्शन है ताराकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, वोहरा समिति, ठीक है। ये 3 दी गई हैं। इनमें कूट के आधार पर चयन करना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। जो तीनों समितियां जो हैं वो चुनाव सुधार से संबंधित है। ताराकुंडे समिति का जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ था, और वोहरा समिति का जो गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था, ठीक है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो गठन है ये 1998 में हुआ था, 1998
1908 में हुआ था। ठीक है, तो ताराकुंडी समिति 1974, वोहरा समिति 1993 और इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में हुआ था। अगला पॉइंट है, प्रश्न है कि किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 14, 17, 19 या फिर 21? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है 21, कि किसी भी सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या जो है वो 21 हो सकती है। ये ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही है। सहकारी जो समितियां हैं, ठीक है, वो संविधान के 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया था और इन्हें 9B में रखा गया था। सहकारी समितियों से जो प्रावधान है वो 9B में है, जिसमें सहकारी समितियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तथा राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है? तो ऑप्शन है 361, 362, 365 या फिर 367। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है 365। 365 जो है इसका करेक्ट आंसर है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और 365 के आधार पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्तीय आपातकाल का प्रभाव है? ऑप्शन है पहला, किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है। दूसरा है, संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि 360 के आधार के जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है उसके द्वारा ये सभी प्रभाव लागू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव होगा? पहला है कि यह विधेयक बिना राज्यसभा की अनुशंसा के पारित कर दिया जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तीसरा है, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। और चौथा है, लोकसभा 14 दिन के अंदर संशोधन करके वापस राज्यसभा को भेजेगी। तो इसमें संशोधन की बात हो रही है, तो संशोधन प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 368 में दी गई है। ठीक है, कि संविधान संशोधन किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते समय राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, और संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। तो दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति जब होती है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, और यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो वह विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है? ऑप्शन है 350, 351, 349 या 352। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी है 351। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है, मतलब राष्ट्रपति किसी को भी निर्देशित कर सकता है हिंदी भाषा के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अनुच्छेद 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं, और यह प्रावधान 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है
इसका सही आंसर है, इसके जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है, क्योंकि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य हैं। ठीक है। और भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त जो होता है अल्पसंख्यक मामलों के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं? भाग 16, भाग 17, भाग 18 या फिर भाग 19? जिसका जो सही आंसर है वो आपका है भाग 16। भाग 16 जो है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी तथा मंत्रियों को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार देता है? पहला है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87 या फिर अनुच्छेद 88। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 जो है वो महान्यायवादी तथा मंत्रियों को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है इसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। दूसरा, इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग को किया गया है। पंचायतों के कुल स्थानों का 1/3 स्थान जो है, कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है और इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो आपका सत्य नहीं है, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन जो था ये 1992 में हुआ था और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसी के द्वारा ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में रखा गया था, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन किंतु राज्य विधानमंडल अन्य पिछड़े वर्गों को भी किसी भी स्तर पर पंचायतों में आरक्षण दे सकता है। लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ओबीसी को आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन विधानमंडल चाहे तो अपने क्षेत्र में पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण दे सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आकस्मिक निधि से धन निकासी राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से की जा सकती है, और दूसरा है संचित निधि से धन की निकासी संसद की अनुमति से ही की जा सकती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन जो हैं वो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में 266 के तहत जो है वो संचित निधि का वर्णन किया गया है और 267 में अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। और जो संचित निधि है वह उसके धन निकासी की संसद की अनुमति के बाद हो सकती है। ठीक है। और संचित निधि और आकस्मिक निधि जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से जो संचित निधि है, संचित निधि की जो व्यवस्था की गई इसके तहत धन निकासी संसद की अनुमति से ही की जा सकती है, और आकस्मिक निधि की व्यवस्था जो है वो राष्ट्रपति से की अनुमति से ही की जा सकती है। इसलिए इसका कथन जो है दोनों कथन सत्य हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो लिखा है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसलिए दूसरा कथन जो है डी ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों कथन पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यह किस प्रकार बनाई गई विधि प्रभावित होती है? केवल 1 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए, केवल 6 माह के लिए या कोई समय सीमा नहीं है? इसका सही आंसर है केवल 1 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में राजसूची के विषय पर कोई विधि बनाती है तो इस प्रकार की एक विधि जो होगी वो 1 वर्ष तक प्रभावित रहती है, लेकिन इस विधि को 1 वर्ष के बाद भी कई बार बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों में कौन सी एक कार्यकाल के अनुसार अंतिम स्थान पर है?
JVK समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति या फिर अशोक मेहता समिति। तो इसका सही आंसर है वो आपका है PK थुंगन समिति, मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि जीवी अशोक मेहता समिति जो आई है वो 1977 में आई है और JVK समिति 1985 में आई है। मैं नंबर 2 पे ये रहेगी। LM सिंघवी समिति जो है वो LM सिंघवी समिति जो है वो 1986 में आई है और PK थुंगन समिति जो है वो 1989 में आई है। तो इसलिए जो लास्ट क्रम में जो आएगी वो आपकी PK थुंगन समिति ही आएगी, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका गठन 1952 में सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और चौथा है कि सभी कथन सत्य हैं। इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, इसके सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद ही केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है या भारत के महान्यायवादी को हटाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है उच्चतम न्यायालय के, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 324 में के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके राष्ट्रपति के पदों की निर्वाचन की जिम्मेदारी जो होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी जो है वो निर्वाचन आयोग के पास होती है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल संख्या के 2/3 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। 1/3 से अधिक 40 से कम नहीं होगी। 2/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगी। 1/3 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर क्या है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है कि 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। और विधान परिषद का जो गठन है वो 169 के तहत होता है और एक स्थायी सदन है। ठीक है। इकलौता यह संविधान में सदस्य है जो कभी भंग तो नहीं होता है, लेकिन जो कभी विघटित तो नहीं होता है, लेकिन इसे मतलब कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य महाधिवक्ता के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति राज्य महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है और यह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है। तो इसका सही आंसर है कि इनमें कौन सा सत्य नहीं है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष 65 वर्ष नहीं होता है। इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत एक अखिल भारतीय सेवा का सदन कर सकती है 1/3 के बहुमत से, 2/3 के बहुमत से, 2/3 के बहुमत तथा आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा या फिर साधारण बहुमत के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है और राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है, 2/3 बहुमत के द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS एंड IFS। अगला प्रश्न है सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में राज्यसभा से संबंधित सीटें हैं, लोकसभा से, कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, गुजरात में
26 हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इस प्रकार जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया हुआ विषय जो इनमें शामिल नहीं है, नाप तौल, शिक्षा वन, न्याय प्रशासन या विवाह तलाक। तो इसका सही आंसर है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इसमें आपका आता है शिक्षा, जो पहले राज्य सूची का था, फिर से समवर्ती में लाया गया। वन और नाप तौल, वन्य जीव का संरक्षण, ठीक है, और न्याय और प्रशासन, ये जो चीज़ें हैं वो मतलब कि शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये राज्य सूची के विषय थे। इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इन्हें समवर्ती सूची में लाया गया। विवाह एवं तलाक उनमें शामिल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे और इनको 5 मिलने से उनकी संख्या 52 हो गई, जबकि राज्य सूची में 66 विषय थे और उनको हटने, इन पाँचों के हटने से उनकी संख्या 61 रह गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हों। दूसरा है राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राज्यपाल ही हटा सकते हैं। तो केवल 1, केवल 2 दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है केवल 1 ही सही है। दूसरा कथन जो गलत है कि राज्य मानवाधिकार के आयोगों की सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। और मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत केंद्र और राज्य दोनों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। वह संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में बगैर मताधिकार के भाग ले सकता है, किंतु वह संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता। दूसरा, वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में आता है, अतः उसे किसी कानूनी अभ्यास से वंचित किया जा सकता है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, कि दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया असत्य हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। यह संसद के दोनों सदनों की तथा संयुक्त बैठक की कार्यवाही में बगैर मताधिकार के भाग ले सकता है और भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, अतः वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे निजी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जो दिए गए दोनों कथन हैं वो पूर्णतया गलत है। तो ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न।